नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। एससीओ सम्मेलन में पड़ोसी देश के आतंकी चेहरे को किया बेनकाब। कहा, आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। कैप्सूल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स एक्सियोम 4 मिशन पर। ईरानी संसद ने आईएईए के साथ परमाणु सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी। अब आईएईए को जांच के लिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से लेनी होगी अनुमति। पहाड़ों में बारिश के बाद बाढ़ का रौद्र रूप। हिमाचल के कांगड़ा में 2 लोगों की मौत, कई लापता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घरों और दुकानों में घुसा पानी। इस बार राजस्थान करेगा नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। 200 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज्यादा एथलीट दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगडाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तल्ख रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं में कट्टरपंथ को फैलने से रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी जोर दिया। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत मध्य एशिया के साथ अपना संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री इस समय 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में हैं। ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और ISS के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेंसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिनों के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही शुभांशु मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए हैं, जो वहां जीरो ग्रेविटी वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वे इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए बातचीत भी करेंगे। ये आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर चल रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के लिए विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अनूठी आरती में भगवान शिव से मिशन की मंगल कामना की गई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी और सफल मिशन के लिए श्रद्धालुओं ने विशेष प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कल कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मणुनी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कि 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक देते ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडोर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले के सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पहुंच रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त महादेव मंदिर की पौड़ियों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ब्यास नदी के किनारे ना जाएं और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर में गर्मी और वर्षा दोनों का सितम जारी है। कहीं वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ से लोग बेहाल हैं तो वहीं कहीं लोग गर्मी से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर और आसपास के क्षेत्रों में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। राजौरी के खेवरा क्षेत्र में जलस्तर बढ़ जाने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया। इससे घरों और दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि एक विशेष टीम बनाकर नुकसान का आकलन किया जाए और लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। और हरियाणा में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आज भी हरियाणा के 22 जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट के आसार हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कल हरियाणा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। अंबाला में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। कल हरियाणा के पलवल में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे कम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यमुनानगर जिले में दर्ज किया गया। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग पिछले 1 सप्ताह से मानसून आने की संभावना जता रहा है, लेकिन वर्षा के नाम पर सिर्फ बूंदाबांदी ही होकर रह जाती है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में, जबकि उत्तर प्रदेश में शनिवार तक मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है, जबकि दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के ज़्यादातर जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी कहीं गर्मी तो कहीं वर्षा का प्रकोप जारी है। तो मौसम विभाग ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मानसून का इंतजार यहाँ पर है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बूझमाड़ में मुठभेड़ की खबर यहां पर आई है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद 2 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। एक इंसास राइफल और दूसरे हथियार भी यहां पर बरामद किए गए हैं। तो बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर एक छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में यहां पर मुठभेड़ हुई नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच, और यहां पर एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ सुमेश पटेल भी जुड़ गए हैं। सुमेश, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए, ऐसी खबर आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ चल रही है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। महिला नक्सली, उनके शव भी बरामद किए जा चुके हैं और जो महिला नक्सली, उनके पास से 312 बोर के राइफल, नकली सामान, दवाइयां, हथियार भी बरामद हुआ है। और ये जो छत्तीसगढ़ का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है अबूझमाड़, इस इलाके में अभी सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। और ये जो थाना क्षेत्र कुहुक मेटा
थाना क्षेत्र है, इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुहुक मेटा के इलाके में बड़ी संख्या में जो नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इसमें नारायणपुर डीआरजी, कोंडा गांव के एसटीएफ जवान इस ऑपरेशन में निकले थे और सुरक्षा बलों ने लगातार जो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। बीती रात से सुरक्षा और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों की तरफ से भी गोलीबारी शुरू की गई थी और सुरक्षा बलों ने भी अपने तरफ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता हासिल की है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अभी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, 2 दिवसीय उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, जिसमें 7 राज्यों के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नक्सलियों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। मानसून ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के बस्तर में चलाया जा रहा है। बस्तर के जंगलों में मानसून के जरिए नक्सलियों का जो कोर नक्सल प्रभावित इलाका था, इस इलाके में घुसकर, माने बरसात के समय भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार उनका इनकाउंटर भी कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब मानसून के समय भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो नक्सली चैन की नींद सोते थे, अब चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। जो अबूझ मार्ग जो 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कितनी नदियां हैं, कितने सड़कें हैं, कितने गांव हैं, कितने पुल पुलियां हैं, ये अभी तक ये सर्वे भी नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार 15 से 16 महीनों में जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, बिल्कुल यहाँ पर सोमेश लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का, वो लगातार जारी है और उन्हें सफलता भी हाथ लग रही है। लगातार आमूजमाड़ में जितने भी जो नक्सल सरगना है वो उनके भेंट चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है एंटी नक्सल ऑपरेशन में, जहाँ पर 2 माओवादियों के शव भी बरामद हुए हैं एक बड़ी मुठभेड़ के बाद। इस खबर को लगातार हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 8 10। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 10। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार देर रात को एक और विशेष विमान 272 भारतीयों और 3 नेपाली नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3426 भारतीय, 9 नेपाली नागरिक और 4 श्रीलंकाई नागरिकों को निकाला जा चुका है। ये अरेंज बहुत अच्छा है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट एंड अपना जयशंकर सर को, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया अरेंज किए थे। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और इस मोदी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, मोदी सरकार जिन्होंने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने हमें वहाँ से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा था माशाल्लाह। जय हिंद। Everything was very good and well settled. And the situation in Iran is also, at the time of war, was also good. No public was harassed or no public was attacked. इंडिया ने जो है हमारा एक माँ की तरह हमें रखा और बड़ा एहतराम से, बड़े अखलाक के ज़रिए से और खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए से हर तरीके से हमारा भरपूर साथ दिया। हम अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इंडिया गवर्नमेंट को कि इसमें और तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान का जो हमें वापस लाने के लिए। वहाँ पे हम अटक गए थे, मुश्किल थी आने के लिए, लेकिन अच्छा है, अल्लाह करे कि और तरक्की हो हिंदुस्तान की। बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मसलन जो वतन से दूर है उनका इतना ख्याल रखा उन्होंने, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका
and especially the embassy and its dignitaries. मैं नेपाल से हूँ। मैं 1 साल से ईरान में था। जो इंडिया नेपाल का जो वार्ता हुआ तो हमको उद्धार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू थे इंडिया। मैं नेपाल से हूँ। ईरान में 16-17 साल से काम कर रहा था। मासाद में रहने के लिए बंदोबस्त बहुत अच्छा था। अच्छा किया, बहुत अच्छा ट्रीट किया, जैसे इंडियन लोगों के साथ करते हैं उससे अच्छा ही किया, हमारे साथ बुरा नहीं किया। बहुत अच्छा लगा। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रेलवे पर एक आलेख लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष ओडिशा की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक रहा है। पीएम मोदी की पूर्वोदय नीति के तहत ओडिशा की आवंटित रेल बजट में 2009 से 2014 के वार्षिक औसत के मुकाबले 12 गुना उछाल देखने को मिला है। उन्होंने लिखा कि 2025 से 26 में बजट का आंकड़ा 10,500 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। उड़ीसा में वर्तमान में 73,000 करोड़ रुपए की नई रेल लाइन परियोजनाएं चल रही हैं। आलेख में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि हर वर्ष रथ यात्रा में रेलवे तीर्थयात्रियों की सेवा का जिम्मा उठाता है। पिछले 11 वर्षों में रथ यात्रा स्पेशल ट्रेनों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है। इस वर्ष के आंकड़ों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जगन्नाथपुरी के लिए इस वर्ष 850 नियमित और 365 विशेष ट्रेन सेवाओं सहित कुल 1215 ट्रेन सेवाएं संचालित हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि सेवा ही परमो धर्म की भावना के साथ भारतीय रेल ये सुनिश्चित कर रही है कि रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। इस वर्ष तीर्थयात्रा को समावेशी बनाने की बहुत बड़ी पहल हो रही है। प्रतिदिन अधिकतम 2 लाख की क्षमता के साथ रेलवे करीब 20 लाख यात्रियों की सेवा के लिए तैयार है। 25,000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है। गर्मी से राहत के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भोजन, पानी और कूलर की व्यवस्था है। लगभग 2.5 लाख निःशुल्क भोजन पैकेट सामग्री की भी व्यवस्था की गई है। सफाई के लिए आधुनिक जेट क्लीनिंग मशीनें, निगरानी के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। रथ यात्रा को अपनी जीवन रेखा मानने वाले तीर्थयात्रियों के साथ हर भारतीय की सेवा के लिए भारतीय रेल प्रतिबद्ध है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। सुरक्षा बलों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियों एवं समन्वय का आकलन करने के लिए बुधवार को कश्मीर के कई जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एसडीआरएफ और अन्य प्रमुख नागरिक एवं बचाव एजेंसियों के सहयोग से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, अवंतीपोरा, बांदीपोरा और गांदरबल में समन्वित अभ्यास किया। अभ्यास का उद्देश्य परिचालन तत्परता, अंतर एजेंसी समन्वय, संचार प्रणाली एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना था। इसमें अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, यातायात विभाग और नागरिक प्रशासन जैसी एजेंसियां प्रमुख रूप से शामिल हुईं। केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ईएमसी 2.0 परियोजना का विकास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा और इसमें 2,500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। परियोजना की समीक्षा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की। परियोजना को लागू करने में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस परियोजना से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। वैष्णव ने कहा कि यह भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये रोजगार सृजन और विकसित भारत के निर्माण पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया। घोलतीर में यात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये यात्री रुद्रप्रयाग से ऊपर जा रहे थे। वाहन में 18 लोगों
18 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को बचाकर अस्पताल भेज दिया गया है। बचाए गए यात्रियों में 3 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बाकी 10 लोगों की खोजबीन जारी है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें समन्वित रूप से राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। संपूर्ण अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। और नेपाल के काठमांडू की एक विशेष अदालत ने पतंजलि भूमि घोटाला मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पतंजलि भूमि घोटाला मामले में सीआईए ने माधव कुमार सहित 93 लोगों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। ये नेपाल में किसी पूर्व पीएम पर पहला ऐसा मामला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।